हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स की। नाइन्थ क्लास में यहाँ हम बात कर रहे हैं थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल। इनकी स्टडी थोड़ी सी अपने पास थी नाइन्थ क्लास के अंदर। 11th क्लास में भी हम एटम के स्ट्रक्चर को इन्हीं मॉडल से स्टार्ट करते हुए बोर्स मॉडल का एक्सटेंशन कहाँ तक जाता है और नीट और जेई में ये टॉपिक्स किस तरीके से न्यूमेरिकल के फॉर्म में आते हैं और डिटेल स्टडी आती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक्स जो 9th में भी थे और 11th में भी है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहला अपने पास जो एटॉमिक मॉडल है, यानी एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाला मॉडल, वो कौन सा था? थॉमसन्स मॉडल। इस थॉमसन मॉडल को और क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। तरबूज में बीज मॉडल। बात करते 2 लाइन का टोटल मॉडल है, क्योंकि स्टार्टिंग थी एटम की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, एटम इज अ सॉलिड स्फीयर। एटम क्या है? एटम इज अ सॉलिड स्फीयर अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल। थॉमसन ने कहा एटम क्या है? एक सॉलिड स्फीयर। ये मैंने कहा ये सॉलिड स्फीयर अपन बना देते हैं। क्लियर? और नेगेटिव चार्ज जो है वो एम्बेडेड रहेगा। नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड इन पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। ये बाकी पूरा जो सॉलिड स्फीयर है ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज इसके अंदर एम्बेडेड है, लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। जो हम तरबूज खाते हैं, उस तरबूज में जो तरबूज का इनर पार्ट, सॉलिड पार्ट, जो रेड पार्ट है, उस रेड पार्ट को हम अज्यूम कर सकते हैं एज अ पॉजिटिव चार्ज। और जो अपने पास उस तरबूज में रेड पार्ट में सीड्स एम्बेडेड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं, उनको हमने क्या अज्यूम करा यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज। जो सीड्स है तरबूज में वो तो हो गए अपने पास नेगेटिव चार्ज, और जो रेड कलर का पार्ट है तरबूज का वो अपने पास हो गया पॉजिटिवली चार्ज। किसके अकॉर्डिंग? थॉमसन के अकॉर्डिंग। ये उसका इमेजिनेशन था थॉमसन का, कि उसने बोला कि एटम क्या है? एक सॉलिड स्फीयर है, लाइक वाटरमेलन, इन विच नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड लाइक सीड्स in positively charged part. This is all about Thomson's model. अब अगर बात करते हैं एटम की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का, जो दूसरा मॉडल था अपने पास, कौन सा था? रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल को गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। रदरफोर्ड मॉडल इज ऑल्सो नोन एज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड मॉडल है क्या? एक एक्सपेरिमेंट है। क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट में प्रूव हो गया कि जो एटम है वो सॉलिड नहीं होता। एटम इज नॉट ए सॉलिड स्फीयर। किसमें? एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर रहा है रदरफोर्ड के। तो इसका मीनिंग है कि ये जो थॉमसन मॉडल था इसका अब कोई यूज नहीं है।
There is no significance of this model. Why? Because experimentally Rutherford proved that the atom is a hollow sphere. तो एक्सपेरिमेंट से अपन ने प्रूव कर दिया कि एटम सॉलिड नहीं है. इट मीन्स थॉमसन का आपको यूज अपने पास नहीं है, इसलिए इसको मिटा देते हैं, इसको घर भेज देते हैं. अब अपने पास जो डिटेल स्टडी करनी है किसकी करनी है? रदरफोर्ड मॉडल या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. क्लियर? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सपेरिमेंट में अपने पास में गोल्ड फॉइल का यूज करना है और अल्फा स्कैटरिंग में यहां अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स का मीनिंग होता है डाई पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई या हीलियम एटम, डाई पॉजिटिव हीलियम एटम. तो ये है क्या एक्चुअल में? हीलियम का न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज नोन एज अल्फा पार्टिकल. बस अपन ने यहाँ मूविंग कंडीशन में ले रहे हैं, एक गन लेंगे जिससे अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं. तो रदरफोर्ड मॉडल में क्या क्या यूज़ करना है? गोल्ड फॉइल यूज़ करनी है और अल्फा पार्टिकल्स का यूज़ करना है. ये पहली सेंटेंस, पहला स्टेटमेंट. अब ये एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं? सीरियल नंबर एक्सपेरिमेंट, देन क्या लेते हैं उस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस, एंड देन फाइनली कंक्लूजन. ये 4 पार्ट अपने पास. हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब लिखते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि सीरियल नंबर 1, यानी फर्स्ट टाइम हमने जो भी एक्सपेरिमेंट करा वो तो यहाँ लिखेंगे कि हमने ये करा. उस एक्सपेरिमेंट को करने के टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट, हमको क्या दिखता है, क्या ऑब्जर्व करते हैं हम प्रैक्टिकल में, एक्सपेरिमेंट में, वो यहाँ लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में. और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम क्या निकालेंगे? कोई एक कंक्लूजन निकालेंगे. हर एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन कैसे निकालते हैं? बाय मैनी ऑब्जर्वेशंस. इट मीन्स वो एक्सपेरिमेंट हम कई बार रिपीट करते हैं. सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे, रिपीट कर करके हमने क्या करा? डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस लिए. उन डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हम कोई एक कंक्लूजन बनाते हैं कि भाई ये ऑब्जर्वेशन हर बार सेम आ रहा है एक्सपेरिमेंट में. इट मीन्स ये हमको ये रिजल्ट, ये कंक्लूजन देगा. तो इसी तरीके से अगर बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की, तो रदरफोर्ड मॉडल में पहले हम बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या था, देन हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन की, देन हम बात करेंगे कंक्लूजन की. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल में पहला हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट कि इसने एक्सपेरिमेंट क्या किया. व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड? तो इसने क्या किया? एक बहुत थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है, थिन गोल्ड फॉइल
इस थिन गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बारमेंट कराया, बॉम्बारमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन थिन गोल्ड फॉइल। ये अपने पास क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट एक्सपेरिमेंट। यहां तक क्लियर। अब ड्यू टू बॉम्बारमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन थिन गोल्ड फॉइल, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या मिले इस रदरफोर्ड को, उनके बारे में बात करते हैं। सेकंड पॉइंट अपने पास ऑब्जर्वेशंस। इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिले या रदरफोर्ड को क्या ऑब्जर्वेशंस मिले वो देखते हैं। तो थिन गोल्ड फॉइल की अगर मैं बात करूं तो ऑल द सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम। तो ये थिन गोल्ड फॉइल भी किससे मिलके बनी होगी, गोल्ड पार्टिकल्स या गोल्ड एटम से। क्लियर। यहां मैं इसको थोड़ा सा जूम करके एनलार्ज करके देख रहा हूं, उससे ऑब्जर्वेशंस हमको थोड़े ज़्यादा क्लियर होंगे। ये मैं अभी एक सिंगल एटम की बात कर रहा हूँ, इतना मैंने एनलार्ज कर दिया इस ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। अब मैंने क्या कराया, बॉम्बारमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये अपने पास क्या है, अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर। ये सब क्या अपने पास, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बारमेंट अपन करा रहे हैं किसके ऊपर, एटम के ऊपर। जो ऑब्जर्वेशंस थे रदरफोर्ड के, वो ऑब्जर्वेशंस क्या थे, उनको ऑब्जर्वेशंस को मैं केवल एक्सप्लेन करने के लिए एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहा हूँ, जिससे इजीली हमको वो समझ में भी आएंगे ऑब्जर्वेशंस, और हम इजीली याद भी रख पाएंगे उन ऑब्जर्वेशंस को। तो पहला ऑब्जर्वेशन जो था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इज मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स, maximum in the sense
99.9%, कितना? 99.9%, 99.9% मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स, अप्रॉक्स 99.9% क्या हुए? पास थ्रू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन से आए, एटम में से पास होने के बाद उसी डायरेक्शन में से निकल गए, यानी उनके पाथ में कोई चेंज नहीं हुआ। ये क्या है? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी चेंज इन द पाथ, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स एटम से बाहर निकल गए। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशंस की अगर बात करते हैं तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था? सेकंड ऑब्जर्वेशन में हम बोलेंगे फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ये फ्यू अल्फा पार्टिकल्स है। कौन से वाले? ये जो मैंने बनाए हैं, ये कुछ स्मॉल फ्रैक्शन, स्मॉल नंबर of alpha particles. Few alpha particles deflect. Few alpha particles deflect. उन few में से कुछ पार्ट स्मॉल एंगल पे और कुछ लार्ज एंगल पे। Few alpha particles deflect from their path और change their path. ये सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स, अप्रॉक्स 99.9% अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द एटम विदाउट एनी चेंज। 99.9% अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द एटम विदाउट एनी चेंज। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट ऑन स्मॉल एंगल्स। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट ऑन स्मॉल एंगल्स। 99.9% alpha particles pass through the atom without any deflection. Few deflect on small angle. थर्ड जो ऑब्जर्वेशन था, 1 out of 20,000 alpha particle, 1 out of 20,000 bounce back on its path. 1 alpha particle out of 20,000, very 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 few. 1 out of 20,000 अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते पे वापस लौट आया। इट मीन्स बाउंस बैक ऑन इट्स पाथ, जिससे गया जिस पाथ से उसी से वापस आ गया। जैसे अपन ने एक बॉल ली, बॉल को एक वॉल के ऊपर, एक दीवार के ऊपर मारा और वापस अपन ने कैच कर लिया। बॉल को मारा दीवार पे और वापस वो क्या हो गई? बाउंस बैक होके अपने हाथ में आ गई। ठीक इसी तरीके से रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में भी ऑब्जर्वेशन था कि अल्फा पार्टिकल गया और न जाने क्यों वो बाउंस बैक होके वापस आ गया, और एंगल कितना था? जिस रास्ते से गया उसी पे लौट आया। इट मीन्स जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन था वो कितना था? 180 डिग्री। क्लियर है? ये थर्ड ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट था बॉम्बारमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन थिन गोल्ड फॉइल। ये तो था एक्सपेरिमेंट। हर बार क्या कर रहा है? बॉम्बारमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन थिन गोल्ड फॉइल। ऑब्जर्वेशन में मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट ऑन स्मॉल एंगल्स और 1 out of 20,000 बाउंस बैक ऑन इट्स पाथ।
क्लियर है? गया और जिस रास्ते से गया उसी वापस आ गया, यानी 180 डिग्री का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हुआ। क्लियर? ये ऑब्जर्वेशंस। अब बात करें, ये मैंने क्या बनाया, ये क्या है, स्क्रीन ऑफ ZNS। ये क्या है? स्क्रीन ऑफ ZNS, स्क्रीन ऑफ ZNS। अब इस स्क्रीन का यूज क्या है कि जब अल्फा पार्टिकल्स इस स्क्रीन से टकराते हैं, जैसे टकराएंगे वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और उसी लाइट या उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे हम डिफाइन कर पाते हैं कि कितना % पार्टिकल सीधा निकल गया, कितना पार्टिकल बाउंस बैक हुआ, या कितना % स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ। द ZNS screen gives this information about the percentage of deflection of particles. क्लियर है? दिस इज द यूज ऑफ द ZNS स्क्रीन। यहाँ हम देखकर हम बता सकते हैं, अल्फा पार्टिकल को हम नहीं देख सकते, अल्फा पार्टिकल विजिबल नहीं है। तो विजिबल क्या है? जैसे ही अल्फा पार्टिकल ZNS पे, शीट पे या स्क्रीन पे टकराएगा वो विजिबल हो जाएगा। कौन? वो पॉइंट जहाँ वो टकरा रहा है, और उसी के बिहाफ पे हम ये % या इस एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन मिले उनको डिफाइन कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो पहला पॉइंट अपने पास क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट। ओके, सेकंड पॉइंट हो गया अपने पास ऑब्जर्वेशन। थर्ड पॉइंट अपने पास क्या आता है बताओ? थर्ड पॉइंट आता है अपने पास है कंक्लूजन। इस ऑब्जर्वेशन का हमारे पास क्या कंक्लूजन है? तो पहला जो ऑब्जर्वेशन था, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? 99.9% अल्फा पार्टिकल्स। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? 99.9% अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इसका मीनिंग क्या निकालोगे? जितने भी अल्फा पार्टिकल्स आए उनमें से 99.9% अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके रास्ते में, उनके पाथ में कोई भी और पार्टिकल प्रेजेंट नहीं था। या मैं कह दूं, वो जिस पाथ से जा रहे हैं वो स्पेस, वो पूरा पार्ट कैसा है? एम्प्टी। कोई पार्टिकल आया और आके सीधा चला गया। इसका मीनिंग क्या है कि जो वो स्पेस यूज कर रहा अपने मूवमेंट के लिए, वो स्पेस कैसा है? एम्प्टी स्पेस। यानी वहाँ पर कोई और पार्टिकल, कोई और सब्सटेंस, कोई और मटेरियल कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उनके पाथ में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। अगर कोई पार्टिकल और प्रेजेंट होता तो क्या होता कि वो अल्फा पार्टिकल आया और या तो उससे रिपेल होता, या उससे अट्रैक्ट होता, या उससे न्यूट्रल होता, तो टकरा जाता और टकरा के अपना पाथ चेंज करता। लेकिन 99.9% अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए? एटम से सीधे चले गए, एटम में से पास हो गए। इट मीन्स कि एटम का मैक्सिमम पार्ट कैसा है? एम्प्टी। मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, खाली पड़ा है पूरा का पूरा एटम। थॉमसन मॉडल ने क्या कहा था कि एटम इज अ सॉलिड स्फीयर। अगर मैं कह दूं कि एटम एक सॉलिड स्फीयर है, तो क्या उसमें से अल्फा पार्टिकल्स पास हो सकते हैं? 99.9% इम्पॉसिबल है। सॉलिड मटेरियल में से अल्फा पार्टिकल पास नहीं हो सकते, वो उससे टकराएंगे और डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ ऑब्जर्वेशन क्या है कि एटम में से अल्फा पार्टिकल क्या हो गए? 99.9% अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द एटम विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इट मीन्स ये जो एटम जिसको हम कह रहे हैं, उस एटम का मैक्सिमम जो स्पेस, जो वॉल्यूम है, उसमें किसी भी तरीके का कोई और पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है।
मीन्स हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी और होलो। क्लियर? मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट कंक्लूजन। क्लियर है? सेकंड इसने बोला फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट ऑन स्मॉल एंगल। तो ध्यान से देखना, मैंने कहा कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम न्यूक्लियाई, या मैं कहता हूँ डाई पॉजिटिव हीलियम एटम। मैं बोल रहा हूँ ये कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर? अब एक जनरल रूल है कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा? रिपेल। नेगेटिव चार्ज से क्या होगा? रिपेल। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से क्या होगा? अट्रैक्ट। पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल पार्टिकल, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, कुछ नहीं होगा। नेगेटिव चार्ज विथ न्यूट्रल, ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन। पॉजिटिव चार्ज के साथ रिपेल, नेगेटिव चार्ज के साथ रिपेल, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट, प्लस प्लस रिपेल, माइनस माइनस रिपेल, प्लस माइनस अट्रैक्ट, प्लस न्यूट्रल ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, माइनस और न्यूट्रल नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन। ये हम सब जानते हैं। तो ध्यान से सोचना कि अल्फा पार्टिकल्स कैसे हैं। अल्फा पार्टिकल्स है पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। कैसे हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स अगर इस मैं एटम के सेंटर को देख रहा हूं, ये क्या है? स्मॉल स्पेस ऑफ द सेंटर ऑफ एटम। ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन बनाया है, दिस इज द स्मॉल स्पेस ऑफ द सेंटर ऑफ दिस एटम। तो ध्यान से देखना, ये जो प्लस आ रहा है, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस इस सेंटर से क्या हो रहा है? अट्रैक्ट, रिपेल और नथिंग, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन। तो मैं ध्यान से देख रहा हूं कि जो अल्फा पार्टिकल आ रहे थे, ये जो अल्फा पार्टिकल आए, ये अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं? इस सेंटर ऑफ एटम से रिपेल, इसीलिए क्या हो रहे हैं? उससे कहाँ जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उससे दूर जा रहे हैं। अल्फा पार्टिकल जो आ रहे हैं, वो अल्फा पार्टिकल आते 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 कहाँ चले गए? आते 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 कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? उस सेंटर से दूर। अल्फा पार्टिकल जो आ रहे थे, वो इस सेंटर से कहाँ जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। तो बताओ, अगर अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज अगर सेंटर से दूर जा रहा है, तो इसका मतलब इस सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा? इस सेंटर में पॉजिटिव चार्ज ही प्रेजेंट हो सकता है। सेंटर ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन से सेकंड कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन क्या था? फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ये फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट ऑन स्मॉल एंगल्स। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट ऑन स्मॉल एंगल। इस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या है? कि अल्फा पार्टिकल तब ही सेंटर से दूर जा सकते हैं जब ये सेंटर कैसा हो? पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो सेकंड कंक्लूजन हो गया, द सेंटर ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर है? पहला कंक्लूजन था मैक्सिमम स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। एटम के मैक्सिमम स्पेस में
कुछ नहीं है। सेकंड कंक्लूजन हो गया द सेंटर ऑफ एटम, सेंटर ऑफ एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। थर्ड अगर बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की और फिर उसके बेसिस पे कंक्लूजन, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन था कि 1 आउट ऑफ 20,000 एक अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, बाउंस बैक। 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 बाउंस बैक, जहां गया वहीं वापस आ गया। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, पहले दो कंक्लूजन को भी मैं ऐड कर रहा हूं और तीसरा कंक्लूजन मिला रहा हूं। मैंने कहा पहला कंक्लूजन था मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, एटम का कोई ना कोई मास होगा। एटम क्या है, सब्सटेंस का एक स्मॉलेस्ट पार्ट और एक हर एक सब्सटेंस का मास होता है। इट मीन्स एटम का भी अपने पास मास है, एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो उनका मास हम देख चुके हैं। तो एटम का कुछ ना कुछ मास होगा, लेकिन पहला मैंने कंक्लूजन बोला कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, तो उसका मास कहाँ गया, उसका मास कहाँ है। सेकंड ऑब्जर्वेशन था कि कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए। सेकंड कंक्लूजन था कि द सेंटर ऑफ द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब सेंटर में कुछ ना कुछ तो है, एटम के सेंटर में कुछ तो है जहां पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। एटम का मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है, लेकिन एटम के सेंटर की अगर बात करें वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो बताओ एटम का पूरा मास कहाँ मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि एटम का पूरा मास कहाँ प्रेजेंट होगा, उस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर में। ये जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, इस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर में ही मानना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा कि इस एटम का पूरा मास इसी सेंटर में प्रेजेंट है। क्यों, पहला जो कंक्लूजन था मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, इसके बिहाफ पे थर्ड कंक्लूजन में कह रहा हूं कि मास ऑफ एटम इज अज्यूम टू बी प्रेजेंट इन द स्मॉल स्पेस of the center of atom which is positively charged। एटम का सेंटर का स्मॉल स्पेस में मैंने अज्यूम कर लिया कि इसका मास यहीं पे प्रेजेंट है और ये सेंटर पॉजिटिवली चार्ज ही होगा। दिस सेंटर ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड the mass of atom is known as nucleus। This is known as nucleus। So nucleus is discovered by Rutherford। nucleus is discovered by Rutherford। यहां न्यूक्लियस का मीनिंग क्या है, सेंटर ऑफ एटम ओनली। बायोलॉजी में हम सेल पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल, उस सेल का सेंटर भी हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस जो टर्म है ये कॉमन है, जिसका मीनिंग है सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस मीन्स द सेंटर ऑफ स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस मीन्स सेंटर ऑफ स्ट्रक्चर। तो अपने पास स्ट्रक्चर किसकी देख रहे हैं अपन, एटम की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो एटम की स्ट्रक्चर का जो मैंने सेंटर देखा, जो पॉजिटिव चार्ज है और जहां एटम के मैक्सिमम मास को मैं प्रेजेंट मान सकता हूं, अज्यूम कर सकता हूं कि यहां एटम का पूरा मास प्रेजेंट होगा, दिस सेंटर इज नोन एज न्यूक्लियस। इज दिस क्लियर? सो दैट्स व्हाई न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। सबसे पहली बार
न्यूक्लियस के बारे में, एटम के न्यूक्लियस के बारे में बताने वाला कौन था अपने पास में? रदरफोर्ड। क्लियर? अब अपन बात करते हैं, ये कंक्लूजन हो गया अपने पास। अब एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। एटम कैसा है? न्यूट्रल। उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। थॉमसन ने क्या बोला था? नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। अब यहां न्यूक्लियस को हमने डिफाइन कर दिया कैसा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। या मैं कह दूं एटम का सेंटर कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। तो अब नेगेटिव चार्ज कहाँ है? तो नेगेटिव चार्ज है इसके अराउंड, इस न्यूक्लियस या सेंटर के अराउंड क्या प्रेजेंट होगा? नेगेटिव चार्ज। जस्ट लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, मीन्स सोलर सिस्टम से कंपैरिजन कर दिया किसने? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने एटम की स्ट्रक्चर का कंपैरिजन किया सोलर सिस्टम से, कि सोलर सिस्टम के सेंटर में कौन है? सन, और उसके अराउंड डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। तो उसी तरीके से जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कहाँ होगा? उसके अराउंड मूविंग कंडीशन में होगा। क्लियर है? तो अपने पास 3 पॉइंट हो गए, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन। अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स की, कि यहाँ रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या ड्रॉबैक्स थी, या मैं कह दूं किन कंसेप्ट्स को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या उस वक्त तक कौन कौन से पॉइंट्स थे जिनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और रदरफोर्ड उनके आंसर नहीं दे पाया। तो अपन बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो ड्रॉबैक्स की अगर बात करते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की, तो जो नेक्स्ट अपने पास मॉडल है बोहर्स मॉडल, उस बोहर ने जो जो मॉडल में अपने कंसेप्ट बताएं वो सारे ड्रॉबैक्स कह सकते हैं रदरफोर्ड के। भाई नेक्स्ट मॉडल है रदरफोर्ड के बाद बोहर्स मॉडल, तो जो बोहर बता रहा है वो कौन नहीं बता के गया? रदरफोर्ड। जैसे बोहर ने स्पेक्ट्रम के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि व्हाट इज स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है हम बोहर्स मॉडल में पढ़ेंगे, लेकिन रदरफोर्ड की अगर बात करते हैं तो रदरफोर्ड ने स्पेक्ट्रम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। फिर दूसरा पॉइंट, रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा लाइक सोलर सिस्टम। तो व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज अराउंड द न्यूक्लियस? वो अरेंजमेंट कैसा होगा? वो सर्कुलर पाथ होंगे, उन सर्कुलर पाथ में नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रेजेंट होगा, किस शेल में, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, कैसे रखेंगे, क्यों रखेंगे, इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। इट मीन्स रदरफोर्ड experiment is not able to explain electronic configuration। रदरफोर्ड ने स्पेक्ट्रम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। स्पेक्ट्रम को कौन डिफाइन करेगा? सबसे पहले बोहर, आगे देखेंगे। सेकंड, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं, या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो रदरफोर्ड के लिए मुसीबत बना,
और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था रदरफोर्ड के ड्रॉबैक के लिए और बोर्स मॉडल के सक्सेसफुल होने के लिए। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक बना और बोहर मॉडल का एक पॉइंट बना कि वो बोर्स मॉडल नील्स बोर ने आगे रदरफोर्ड मॉडल को लेके डिस्कवरी करी या कंसेप्ट बनाए, क्योंकि हर एक पिछले वाले मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं और उन्हीं ड्रॉबैक्स को लेकर नया साइंटिस्ट आगे वर्क करता है और अपना मॉडल प्रेजेंट करता है। तो यहाँ द मेजर ड्रॉबैक, सबसे बड़ा ड्रॉबैक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का था, वो था दिस एक्सपेरिमेंट और मॉडल नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जो सबसे मेजर है वो मैं लिख रहा हूं, Rutherford model is not able to explain the stability of atom. Why Rutherford model is not able to explain the stability of atom? तो रदरफोर्ड ने एक स्टेटमेंट बोला था अपने मॉडल में। वो स्टेटमेंट क्या था कि नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, लाइक सोलर सिस्टम। इट मीन्स मैं ले लेता हूँ प्लैनेट्स या अर्थ अराउंड द सन, सन सेंटर में और उसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व हो रही है। तो अपने पास सन की जगह मैंने ले लिया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं। रदरफोर्ड का स्टेटमेंट था कि ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं, इस रिवॉल्यूशन में वो अपनी खुद की एनर्जी का यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स यूज देयर ओन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स यूज देयर ओन एनर्जी फॉर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो अगर मैंने कहा ये अपना न्यूक्लियस, जिसको मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज इसलिए प्लस लिख दिया, इसके अराउंड कौन प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की एनर्जी का यूज करके इसके अराउंड चक्कर लगा रहा है। तो बताओ, इफ इलेक्ट्रॉन यूज इट्स ओन एनर्जी फॉर दिस रिवॉल्यूशन, देन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा? डिक्रीज। अरे बोला है ना, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता जाएगा? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस बाय यूजिंग इट्स ओन एनर्जी। एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसेप्ट है जो फिजिक्स में डिटेल स्टडी करोगे। मेरे यहाँ पर बस मैं एक दो लाइन यूज कर रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, एवरी मूविंग चार्ज, ये क्या है? मूविंग चार्ज। ये मूविंग चार्ज है। ये मूविंग चार्ज क्या करता है? लिबरेट करेगा क्या? एनर्जी। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, एवरी मूविंग चार्ज लिबरेट एनर्जी। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लिबरेट कर रहा है तो इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? डिक्रीज। और अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या है?
अट्रैक्शन। तो मैंने कहा इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इन द एटम कंटिन्यूसली डिक्रीजेज। तो सोचना एक पार्टिकल जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड और उसकी एनर्जी धीरे 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 डिक्रीज हो रही है, तो अट्रैक्शन तो वही है लेकिन एनर्जी डिक्रीज हो रही है और एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, एट लास्ट दैट इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन था यहां आया फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां, लास्ट में क्या हो जाएगा, फॉल इनटू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन में कूद गया। इलेक्ट्रॉन जब उसके पास ज़्यादा एनर्जी है तो रिवॉल्व हो रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, फिर उसकी एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में इमिट हो गई तो उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, तो उसका पाथ क्या होता जाएगा, स्मॉल, धीरे धीरे और स्मॉल, लास्ट में वो क्या होता जाएगा, फॉल इनटू द न्यूक्लियस, कूद जाएगा। कहाँ पर, न्यूक्लियस में। कूद क्यों जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस सेंटर में एक स्पेस है, न्यूक्लियस डिफाइन द स्पेस इन द सेंटर ऑफ एटम, तो उस स्पेस में इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। अगर उसकी एनर्जी ज़ीरो हो गई और वो अगर न्यूक्लियस में कूद गया तो प्लस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस किससे मिल गया, माइनस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और एटम विल कोलैप्स, एटम बड़ाम बड़ूम सत्यानाश। क्लियर है, एटम कोलैप्स हो जाएगा, एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम एनर्जी के फॉर्म में उड़ जाएगा, यानी एटम दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और अगर एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब सब्सटेंस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप और हम कहाँ से एग्जिस्ट करेंगे। इट मीन्स एटम स्टेबल होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जंप नहीं करेगा, एटम कोलैप्स नहीं होगा, लेकिन रदरफोर्ड मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स कंसेप्ट। द कंसेप्ट which is used by Rutherford is not proper to explain the stability of atom. क्लियर है, रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा किसको, एटम की स्टेबिलिटी को। क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की एनर्जी का यूज़ करते हुए न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रहा है और लास्ट में कहाँ कूद जाएगा वो, न्यूक्लियस में, और एटम कोलैप्स हो जाएगा, ऐसा अज्यूम करते हैं रदरफोर्ड के स्टेटमेंट के बेसिस पे। लेकिन हम जानते हैं कि एटम क्वाइट स्टेबल, एटम स्टेबल है। ये ड्रॉबैक था, सबसे मेजर ड्रॉबैक किसका, रदरफोर्ड्स मॉडल का। क्लियर है, इस ड्रॉबैक को लेकर ही नए मॉडल का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज नोन एज बोर्स मॉडल, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट रदरफोर्ड। थैंक यू।